सभी लोगों का रीयूनियन आईएएस में स्वागत है और आप लोगों को जो है रक्षाबंधन की शुभकामना। और इसमें जो पेपर हम लोग भेजे थे जल्दी से इसका आंसर कर लिया जाए और एकदम आप लोग लगे रहिए। पॉलिटी हम लोग सीख कर ही रहेंगे। यदि आप लोग लगे रहेंगे तो मैं सिखा दूंगा। बस यह है, प्रतिबद्ध होकर वीडियो देखिए, क्वेश्चन जरूर करिएगा। टेलीग्राम पर जाकर रीयूनियन आईएएस का जो टेलीग्राम है हम लोग का, इस टेलीग्राम पर जाकर क्वेश्चन जरूर किया करिएगा, तभी इसका फायदा मिलेगा। दवाई खाएंगे और कुछ खाना नहीं खाएंगे तो दवाई फायदा करेगा? तो वही बात है कि भाई दवाई खा लिए, मान लीजिए कोर्स पढ़ लिए और कुछ खाना खाएंगे नहीं तो पचेगा कैसे हो जाकर? अरे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो मेरा दिमाग चलेगा। अब जैसे देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन भत्तों में परिवर्तन उसके कार्यकाल के दौरान कभी नहीं किया जाएगा। तो कभी नहीं किया जाएगा, ये बताइए। सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है? वेतन भत्तों में उसकी कटौती नहीं होती ना, क्योंकि संचित निधि से दिया जाता है। पढ़ाया तो था। और जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो इसमें बताया था कि आदेश के अनुसार अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो ये दोनों कथन सही है। लेकिन ये बताइए, इसकी वजह से ये थोड़े ना है, इसकी वजह से ये थोड़े ना है, व्याख्या थोड़े ना कर रहा है, तो बी होगा ना आंसर। इसीलिए इसको दिया था। क्या आप लोग तो झटके में एकदम लगाएंगे ए। अब जैसे चलिए, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, संसदीय व्यवस्था से मेल नहीं खाता। एकदम सही बात है। अरे भाई बताइए, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है तो क्योंकि लिखा है कि क्योंकि संसदीय व्यवस्था से निर्वाचित राज्यपाल मेल नहीं खाएगा। निर्वाचित राज्यपाल करेंगे तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल कहीं ना कहीं दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और राज्यपाल का निर्वाचन करेंगे तो हमेशा वोट बैंक की राजनीति में उलझा रहेगा और केंद्र के एजेंट के रूप में भूमिका निभा नहीं पाएगा, राज्य का ज्यादा पक्ष लेगा। उस दिन बता चुका हूं, दलीय व्यवस्था का शिकार होगा। सही। द्वारी भूमिका का पद, ये भी सही, सब सही, सभी सही है। आगे चलिए, तीसरा नंबर, इसमें जो है राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं। सब सही लिखा हूं, पढ़ा चुका हूं इसको, सब आंसर सही है। अब इसमें जो है आगे चलिए, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री थोड़ा करता है, राष्ट्रपति करेगा ना। राज्यपाल का कार्यकाल 6 वर्ष थोड़ा ना, 5 वर्ष ना। राज्यपाल के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं। क्यों नहीं योग्यता है? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कितना? 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष। उम्र 35 वर्ष। तो ये देख रहे हैं कि कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? तो कौन कौन सा कथन सही है? कोई नहीं सही है। 5वां प्रश्न, चलिए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में क्या सही है? वह मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता। सही बात है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की कुछ धाराओं के अंतर्गत मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या कर चुका है। ये भी गलत है, ये भी गलत। पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब इसमें जो है 6वां प्रश्न, राज्यपाल के सामने निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। क्यों नहीं बना रह सकता भाई? जब तक दूसरा राज्यपाल नहीं आएगा तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। ये गलत हो गया। हाल के वर्षों में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत कानून की शासन की भावना से मेल नहीं खाता, बिना उचित के। एकदम सही बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। एकदम सही बात, एकदम सही बात। अब कौन सा सत्य नहीं है, यही बोला हूं, सही और गलत ये भी तो देखना है। अब केवल एक आंसर लगाइए। अब चलिए आगे, विधानसभा उस राज्य की विधान परिषद के उत्साधन सृजन का प्रस्ताव। तो ये 2 वाला लिखा है तो यही नहीं सही होगा। इसी को तो द्वारा बहुमत करते हैं, उस दिन बताया था। अब चलिए आगे, भारत में केवल 2 संघराज क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। 3 संघराज क्षेत्र में ना, दिल्ली और बोलिए पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर तो बन गया। ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट। भारत के तीनों उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, प्रत्येक का लोकसभा में केवल एक स्थान है। एकदम सही बात, एक स्थान है। एक बार देख लीजिएगा, वैसे सही है। तो केवल 2 सही होगा आंसर, केवल 2 सही होगा ना इसमें। अब चलिए आगे चला जाए, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? बिहार में है, ये उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश लगाइए टिक। किस संघराज क्षेत्र के प्रशासक का नाम मुख्य आयुक्त है? तो चंडीगढ़ लगाइए। यहां तो उपराज्यपाल है, दमन दीव में उपराज्यपाल, यहां पर भी चंडीगढ़ लगाइए।
लक्षद्वीप दिया रहता तो लक्षद्वीप लगाते हैं, तो नहीं दिया तो चंडीगढ़ लगा दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सही बात है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति उपराज्यपाल करता है। उपराज्यपाल क्यों करेगा? राष्ट्रपति करेगा ना। अभी नहीं पढ़े होंगे, सब विधेयक आया है, एक सही होगा ना। 12 नंबर चलिए, 69 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। सही बात है। दिल्ली सरकार को राज्यों के समान ही अधिकार प्राप्त है। अरे राज्यों के समान अधिकार रहता है तो मुद्दे जो है केजरीवाल साहब इतना संघर्ष क्यों करते हैं? कहां राज्य के समान है? भारत में केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है, यही तो सही है। राज्य केंद्र से अधिक शक्तिशाली कहां है? राज्य केंद्र समान रूप से कहां है? केंद्र केवल आपातकाल में ही राज्यों से अधिक शक्तिशाली होता है, ऐसा तो नहीं। समान परिस्थिति में मूल संविधान में भी तो है। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं रही? अरे भाई, तो महाराष्ट्र में तो महिला मुख्यमंत्री नहीं रही ना, बाकी जगह तो रही है, तो महाराष्ट्र लगाइए। 371 जी, तो 371 जी में क्या है? मिजोरम का प्रावधान है। बोला था उस दिन, रट डालिएगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे भी पढ़ लिया जाए। न्यायपालिका, जुडिशियरी। तो न्यायपालिका में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला काम तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, फिर हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, फिर थोड़ा लोअर कोर्ट के बारे में पढ़ना है, फिर इसमें जो मुद्दे हैं, जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, वो सब पढ़ना है। यहाँ व्यवहारिक मुद्दों का मतलब यह है कि जितना भी सब पेपर पत्रिका में निकलता है, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, परिवार न्यायालय, एनजीटी, फास्ट कोर्ट, नालसा, ये सब पढ़ना है। इसका भी क्वेश्चन आता है। तो ये हम लोग के न्यायपालिका में पीटी में, मेंस में तो विश्लेषण है, वो तो अलग मुद्दा है। पीटी में यहां से प्रश्न आता है। तो अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि भारत में जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम का मतलब एकात्मक व्यवस्था के रूप में न्यायपालिका को स्वीकार किया गया है। और एकात्मक व्यवस्था का मतलब हुआ कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके नीचे 25 हाई कोर्ट हो गए, फिर इसके नीचे लोअर कोर्ट हो गया। तो देखते हैं कि ये जो पशुपानी व्यवस्था है, ये जो एकात्मक व्यवस्था है, तो हम लोग क्या न्यायपालिका की जो एकात्मक व्यवस्था है वो कहां से ली गई? ब्रिटेन से लिया गया है। क्योंकि हम लोग क्या सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ पशुपानी व्यवस्था है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में दो चीज पढ़ना है। एक तो इसका जो है सामान्य पहलू पढ़ना चाहिए, इसका सामान्य पहलू क्या है, और दूसरा चीज जो है क्षेत्राधिकार पढ़ना है। दूसरा चीज इसका क्षेत्राधिकार पढ़ना है। दो चीज आपको पता होना चाहिए। अब सामान्य पहलू का मैं बताया कि छोटा छोटा बात, पीटी में वही छोटा बात लिखता है। तब देखिए इसका सामान्य पहलू जैसे मैं बोलता हूं कुछ सामान्य पहलू, ये बताइए। आप देखते हैं कि हमारे यहां जो मूल संविधान था, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। एक जो है चीफ जस्टिस था और 7 जो है अदर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। फिर आप देखते हैं कि 1956 में हमारे यहां जो है 1/10 कर दिया गया। और ये जो है कानून कैसे बना? तो साधारण बहुमत द्वारा बना। साधारण बहुमत द्वारा नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, साधारण बहुमत द्वारा बना। फिर 1960 में जो है बढ़ाकर एक चीफ जस्टिस और 13 कर दिया गया। फिर 1977 में बढ़ाकर जो है 1/17 कर दिया गया। फिर इसके बाद 1986 में बढ़ाकर जो है 1/25 कर दिया गया। फिर आप लोग पढ़ते होंगे कि 2008 की बात है, 2008 में संख्या बढ़ाकर 1/30 कर दिया गया। फिर इसके बाद 2019 में बढ़ाकर जो है 1/33 कर दिया गया। इसका मतलब कि वर्तमान में एक चीफ जस्टिस है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये वर्तमान की संख्या है, लेकिन ये सब मत ध्यान रखिएगा, तो ऐसे ही मैं लिख दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या, जजों की संख्या का निर्धारण जो है साधारण बहुमत से संसद करता है। और यहीं पर थोड़ा सा हाई कोर्ट का भी तुलनात्मक बोलता हूं, जिससे आपको याद रहेगा, क्योंकि दोबारा हम लोग फिर हाई कोर्ट में उसको नहीं बोलेंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण साधारण बहुमत से संसद करता है, लेकिन हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। यही संविधान में लिखा गया है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण करने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे समझिए हमारे यहां जो है मूल संविधान में आप देखते हैं कि हमारे यहां मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो है क्रमशः मूल संविधान में
मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या मतलब कि जो उम्र है, आयु है, वो कितनी रखी गई थी? 62 वर्ष। हाई कोर्ट के लिए कितना रखा गया था? 60। फिर आप देखते हैं कि ये तो मूल संविधान में था और वर्तमान में इसको बढ़ा दिया गया है ना, तो वर्तमान में 62 को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया और 60 को बढ़ाकर 62 कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अधिकतम उम्र कितना? 65 रिटायरमेंट का उम्र, और हाई कोर्ट का कितना हो गया? 62। ये ध्यान रखना है। अब जरा से यहां समझिए, ये जो उम्र बढ़ाया गया इसके लिए संशोधन किया जाता है विशेष बहुमत से। जैसे ये संशोधन जो किया गया था वो 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। तो 15वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो 62 से बढ़ाकर 65 और हाई कोर्ट के लिए 60 से बढ़ाकर 62 किया गया। ये ध्यान रखना है। और यहीं पर एक चीज और समझिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो आयु है उसमें यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय संसद कानून बनाकर करेगी। संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की आयु के बारे में, जैसे आनंद जी जो चीफ जस्टिस है, उनके संदर्भ में जब विवाद उत्पन्न हुआ था तो मामला आया था कि कैसे निदान होगा, तो संसद कानून बनाकर करेगी। और यहां पर हाई कोर्ट के संदर्भ में इस तरह की कोई यदि समस्या आती है, आयु के संदर्भ में कोई समस्या आती है कि किसी का आयु कम है, ज्यादा लिखा दिया है, ज्यादा है तो कम लिखा दिया है, कोई यदि समस्या आता है तो उसका समाधान जो है राष्ट्रपति करता है। कार्य आवंटन नियम अनुच्छेद 77 जो मैं पढ़ाया था उसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता क्या क्या होना चाहिए ये बताइए। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक, किसी भी विधि से नागरिक बने हो। और दूसरी योग्यता क्या है? एक या अधिक जो है हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश रहा हो। मतलब एक हाई कोर्ट में मान लीजिए 2 वर्ष रहा, दूसरे हाई कोर्ट में 3 वर्ष रहा, तब भी चलेगा। तो यहां पर देख रहे हैं एक या अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। और तीसरा या नंबर 3 तीसरा बात कहा गया है कि एक या अधिक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, भाई एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में सब मिलाकर 10 वर्ष तक यदि अधिवक्ता रहा हो तब भी उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। जैसे आपको पढ़े होंगे कि इंदु मल्होत्रा जी को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनाया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक प्रैक्टिस किया था, एग्जाम्पल भी है। और या नंबर 4 एक क्लास लिखा गया है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, कानून का जानकार हो, तभी भी उसको जो है राष्ट्रपति उसको जो है न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग अभी तक भारत में नहीं हुआ है। अमेरिका में तो व्यवहारिक प्रयोग इसका हो चुका है, लेकिन भारत में इसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हम बताएं कि ये योग्यता के संदर्भ में है। अब यहां पर जैसे वेतन है, तो वेतन तो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है, तो चीफ जस्टिस का वेतन कितना है? बोलिए जल्दी से। चीफ जस्टिस का वेतन कितना? 2,80,000। हमें ही रटवाएंगे, अपने नहीं रटेंगे कुछ। और अदर जज का, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का कितना है? 2,50,000। और हाई कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन कितना है? 2,50,000। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का वेतन कितना है? तो 2,50,000। और अदर जज का वेतन कितना है? बोलिए जल्दी से। 2,25,000। ये वेतन है। संचित निधि से दिया जाता है, बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन पेंशन जो है केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और पेंशन बोलिए केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो 2-4 पुराना प्रश्न बना दूंगा। पुराना एक बार रिवीजन करिए, 4-5 क्वेश्चन जो बनाता हूं। ये तो वेतन हो गया। अब यहां पे चलिए, अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं नियुक्ति कि नियुक्ति कैसे किया जाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 124 में जो लिखा गया है। अब समझिए, मूल संविधान में हमारे यहां कहा गया था, जो मूल संविधान है
उस मूल संविधान में कहा गया था कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। सीजीआई की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक, अब जैसा समझिए 1993 में जो है एडवोकेट केस एक आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीजीआई की सलाह पर ही नियुक्ति किया जाएगा। सीजीआई की सलाह मानना बाध्यकारी है, तो सीजीआई की सलाह को जो है बाध्यकारी कर दिया गया। अब जानते हैं कि जब बाध्यकारी कर दिया गया तो नई एक समस्या आ गई। अब मान लीजिए सीजीआई को सलाह दे दिया, अब बाध्यकारी हो गया, तब तो फिर मानना ही पड़ेगा ना। अब इसी बात को जानते हैं कि 1998 में जो है 143 में पढ़ाया था आप लोगों को, 143(1) राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति ने सलाह के लिए भेजा कि भाई बताइए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि सीजीआई जो सलाह देगा उसी को मान लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1998 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। तो जब सलाह मांगा तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोलेजियम सिस्टम की बात किया था। तो जो कोलेजियम सिस्टम आप सुनते हैं, वो कोलेजियम सिस्टम यहीं पर बात किया गया था। देखिए कोलेजियम सिस्टम का क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता हुई, क्या समस्या हुआ, एक अलग मेंस का मुद्दा है, वो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। हमने बताया कि पीटी का सामान्य क्लास चल रहा है, एकदम जितना भी आ सकता है मैं भी बोलूंगा। तो आप देख रहे हैं अब कोलेजियम जो सिस्टम बनाया गया वो क्या चीज है, 1+4, एक जो है चीफ जस्टिस और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। तो वर्तमान में क्या है, 1/4 की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है। और यहां पर ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। और वहां पर भी क्रम होता है ना, जैसे 1 नंबर मान लीजिए चंचूड़ साहब का है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब 1 नंबर रिटायर हुआ तो 2 नंबर बन जाएगा, 2 नंबर हुआ तो 3 नंबर बन जाएगा, इस तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वरिष्ठता के आधार पर सामान्यतः की जाती है। कोई विशेष परिस्थिति है तभी इसका प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अन्य जजों की नियुक्ति जो है कोलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और कोलेजियम की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा यदि कोलेजियम उसी सलाह को भेजता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। यहां तक क्लियर? जब हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा तो हाई कोर्ट में अलग से बोल दूंगा, यहीं पर बोल देता हूं, सुन लीजिए थोड़ा सा। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, जो स्थानांतरण होता है, उसके लिए संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश का एक पैनल बनाया जाता है। मतलब 1-2 का एक पैनल बनेगा और यह पैनल एक लिस्ट बनाकर जो है सेंट्रल कोलेजियम के पास, इस कोलेजियम के पास जो है भेजता है। और सेंट्रल कोलेजियम के पास जब भेजेगा तो सेंट्रल कोलेजियम उस लिस्ट में से चाहे तो अपने मन से भी कोई नाम जोड़ सकता है, और इस तरह से सेंट्रल कोलेजियम उस लिस्ट में से नाम निकालता है या अन्य अपने मन से भी जोड़ सकता है, जोड़कर राष्ट्रपति के पास भेज देता है। और उसी के आधार पर जो है हाई कोर्ट में नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। अब जानते हैं ये तो हमारे यहां वर्तमान व्यवस्था है कोलेजियम वाला, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों के यहां जो है एनजेएससी, मैं आगे उसकी व्याख्या कर दूंगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति परिषद, ये 99वां संविधान संशोधन द्वारा जो है बनाया गया। अब 99वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इस तरह से एनजेएससी क्या था, एनजेएससी भी एक पैनल था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, विधि और न्याय मंत्री, और नियुक्ति के समय 2 मनोनीत सदस्य होंगे। तो कहीं न कहीं एक पैनल बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएससी को जो है संवैधानिक घोषित कर दिया। तो वर्तमान में एनजेएससी लागू नहीं है, बल्कि वर्तमान में जो है, जो अभी मैं बताया हूं कोलेजियम सिस्टम, ये कोलेजियम सिस्टम के आधार पर नियुक्ति होता है। एक शब्द जैसे आता है, पढ़ते हैं संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होता है, संवैधानिक जो पीठ होता है, इसका मतलब क्या है? संवैधानिक बेंच का मतलब कि संवैधानिक मसलों की सुनवाई करने के लिए जो बेंच बनाया जाता है, इसमें न्यूनतम 5 जज होते हैं। अभी तक अधिकतम 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई है केशवानंद भारती मुकदमे में। आप जानते हैं कि केशवानंद भारती मुकदमे में ही सबसे बड़ी पीठ बनी है,
उसी में जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा। अब जैसा समझिए, अब यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, उस पर जैसा हटाने की प्रक्रिया, हटाने की क्या प्रक्रिया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो आधार है वो दो आधार है, असमर्थता और दूसरा आधार है साबित कदाचार अनैतिकता। अब जानते हैं कि हटाने के लिए राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना पड़ेगा। लोकसभा प्रतिवेदन दे चाहे राज्यसभा दे, कोई भी सदन दे सकता है। मैंने मान लिया कि लोकसभा ने प्रतिवेदन दिया, तो लोकसभा प्रतिवेदन देगा तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। यदि राज्यसभा प्रतिवेदन देगा तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। अब इसके बाद मैं मान लिया कि लोकसभा ने प्रतिवेदन दिया हटाने का, तो ये सबसे पहले जो है मामला कहां आएगा, स्पीकर के पास आता है। स्पीकर के पास मामला आएगा। भाई राष्ट्रपति को 100 सदस्य हस्ताक्षर करके देंगे तो राष्ट्रपति किसके पास मामला भेजेगा, राष्ट्रपति स्पीकर के पास मामला भेजता है। अब राष्ट्रपति स्पीकर के पास मसला भेजेगा तो स्पीकर की मर्जी, चाहे तो स्वीकार करे चाहे तो अस्वीकार करे। यदि स्पीकर स्वीकार करता है तो मामला आगे बढ़ेगा। अब मामला आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब कि स्पीकर एक जांच समिति बनाता है, और स्पीकर जांच समिति बनाएगा तो इस जांच समिति में 3 लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ही चल रहा है तो कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है, और एक जो है पारंगत विधिवेत्ता मतलब कानून का जानकार, पारंगत विधिवेत्ता को रखा जाता है। और इस तरह से 3 सदस्यीय समिति एक बनाई जाएगी, और ये 3 सदस्यीय समिति जो है जांच करके बताएगा कि आधार से ग्रसित है या नहीं, असमर्थता और कदाचार से ग्रसित है या नहीं। अब समिति यदि बताती है कि नहीं भाई आधार से ग्रसित है, तो ऐसी दशा में जो है अब फिर चर्चा और मतदान होगा। तो यहां पर विशेष बहुमत से पारित होता है, विशेष बहुमत से पारित होगा। अब विशेष बहुमत से पारित होगा, इसके बाद यदि पारित हो जाएगा तो स्पीकर हस्ताक्षर कर देगा, और स्पीकर हस्ताक्षर करेगा तो मसला कहां जाएगा। अब स्पीकर के हस्ताक्षर करने के बाद कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा सीधे चर्चा और मतदान करेगा, और राज्यसभा भी विशेष बहुमत से पारित करेगा, और राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित करेगा। फिर इसके बाद सभापति का हस्ताक्षर होगा, सभापति का हस्ताक्षर, और सभापति के हस्ताक्षर के बाद मामला किसके पास आएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो है हटाने का आदेश जारी करता है, हटाने का आदेश जारी करता है। जब हटाने का आदेश जारी करेगा तो उस दिन से जो है पद रिक्त हो जाएगा। अब समझिए, देखिए कार्रवाई का जो प्रारंभ हुआ, अन्वेषण हुआ, जांच हुआ, इसका तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन आरोप साबित होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। और न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है लोकसभा के विघटन से व्यपगत नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। नई लोकसभा आएगी तो जहां तक प्रक्रिया चली है उसके आगे शुरू हो जाएगी, और प्रक्रिया जब चल रही है तो न्यायाधीशों को कार्य करने से नहीं रोका जाता है, और न्यायाधीश जो कार्य करेंगे उस कार्य को संवैधानिक भी माना जाएगा। और यहां पर जांच समिति के समक्ष या सदन के भीतर जो है वो देखा जाए तो स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायाधीश अपनी बातों को रख सकता है। तो यहां पर ये सब चीज ध्यान रखना है। कभी कभी स्टेटमेंट लिखता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी है, वही प्रक्रिया जो है वो देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है, वही प्रक्रिया जो है कैग के लिए है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ओईसी अदर इलेक्शन कमिश्नर अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए यह प्रक्रिया नहीं है। अब बताया था, आगे पढ़ाऊंगा अभी। अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए सबसे पहले जो है राष्ट्रपति सीईसी से सलाह मांगेगा, और सीईसी जो सलाह देगा उसके आधार पर कार्य करेगा। लेकिन यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जो है यही प्रक्रिया है जो अभी मैं बताया हूं। अब फिर कुछ इसमें तथ्यात्मक भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए, एक तो अभी मैं बताया इसी प्रक्रिया से हाई कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, इनको हटाया जाता है। और फिर
इस प्रक्रिया का सबसे पहले जो प्रयोग था, तब जानते हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो है जो चीफ जस्टिस उस समय थे वी रामास्वामी, तो वी रामास्वामी के खिलाफ सबसे पहले प्रस्ताव आया था हटाने का, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। इसके बाद आप लोग पढ़ते होंगे कि तमाम जो लोग हैं, अरे भाई कर्नाटक हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं दिनाकरन साहब, तो दिनाकरन पर मामला भी आया, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र ही दे दिया, मामला बंद हो गया। सौमित्र सेन का मसला था, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे, उन पर भी मसला चला था। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तथ्यात्मक। अब जानते हैं कि दीपक मिश्रा जी तो सुप्रीम कोर्ट में थे, उन पर भी प्रक्रिया शुरू हो गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया, प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ पाया। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। और यहां पर एक चीज और भी है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश का मैं चार्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर, रियूनियनाइज के टेलीग्राम पर न्यायपालिका का नोट्स में भेज दिया हूं, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें से प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जैकानिया साहब। सबसे अधिक दिन तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहा? तो चंद्रचूड़ साहब के पिताजी वाईबी चंद्रचूड़ साहब थे। तो आप देखते हैं कि सबसे कम समय तक कौन रहा? तो कमल नारायण सिंह केवल 18 दिन ही सुप्रीम कोर्ट के। फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो है महिला न्यायाधीश कौन कौन रही है, उसका एक लिस्ट बना लीजिएगा। फातिमा बीबी, सुजाता मेहता और तमाम, अभी मान लीजिए एक जो अभी नई नियुक्त हुई है, तमाम जो लोग हैं उनका इस तरह से पूरी लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वहां से प्रश्न आता है, तो वो भी जरूरी है। अब यहां पर एक दो चीज और भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए एक बार लिस्ट बना लीजिएगा, उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए कि क्या क्या चीज उसमें है। अब यहां पर एक शब्द आता है तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज। तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश। तो जो तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127, तो देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है, केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होती है, हाई कोर्ट में नियुक्ति नहीं होती है। पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर करिए। यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं हो पाई है, कोरम पता था ना, लोकसभा और राज्यसभा के लिए कोरम कितना, जल्दी से बोल दीजिए, 1/10। विधानसभा और विधान परिषद के लिए कोरम कितना, 1/10 या 10, जो भी अधिक हो। समिति के लिए कोरम कितना, 1/3। समिति, कोई भी संसदीय समिति है तो उसके लिए कोरम कितना, 1/3। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में कोरम की व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए कभी 9 कोरम रहता है, कभी 7 ही रहता है, समय पर बदलता रहता है। तो यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति नहीं हो पाई है, कोरम नहीं हो पाया है, तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी योग्य न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त कर सकता है। यहां तक क्लियर? अरे अगल बगल के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। और यहां पर ध्यान रखिए कि तदर्थ न्यायाधीश के पास जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सभी शक्तियां, अधिकार, लाभ और दायित्व बनेगा जब तक वो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में रहेगा। और अभी बताया हूं कि हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है, क्योंकि हाई कोर्ट में कोरम की व्यवस्था नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष, और हाई कोर्ट का न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को। और हाई कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को, राज्यपाल मत लगा दीजिएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों का न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, ध्यान रखिएगा। शपथ हाई कोर्ट का न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष लेता है। देखिए जैसे मान लीजिए जो शपथ में क्या क्या बात है वो भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। किस अनुसूची में दिया गया है, भूल गए ना? तीसरी अनुसूची में शपथ में क्या क्या बात है, जाके नोट करिएगा वहां से। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, भारत की एकता, अखंडता
को अक्षुण्ण बनाए रखना, अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से, सब लिख डालिएगा, 4-5 लाइन लिखा होगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन किस अनुसूची में है? दूसरा अनुसूची भूल गए तो दोबारा पढ़ डालिए। अब समझिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है अनुच्छेद 130 के तहत, अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां? नई दिल्ली। अरे मेट्रो से जाते हैं तो नहीं सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पड़ता है, बाराखंबा रोड के आगे जाएंगे तो मंडी, मंडी के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो यहां देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर भी सुप्रीम कोर्ट की बैठक बुला सकता है। और ऐसी बैठक हैदराबाद, श्रीनगर में हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक शब्द आता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 126। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद अनुपस्थिति या अन्य कारण से, अरे भाई वो भी तो मनुष्य है, छुट्टी उट्टी पर जा सकता है, उसके घर में भी तो शादी ब्याह पड़ सकता है, तो अनुपस्थिति या अन्य कारण से पद रिक्त हो जाता है मुख्य न्यायाधीश का, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। इस संदर्भ में कोई परामर्श की बात संविधान में नहीं की गई है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में होता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में होता है। मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद जो है 128 पढ़ेंगे तो 128 में लिखा होगा कि उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो थोड़ा सा बेयर एक्ट में उसको भी पढ़ लीजिएगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसको जो है वो देखा जाए तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जो उपस्थिति है तो बैठक में बुला सकता है। और राष्ट्रपति आदेश द्वारा उसका वेतन भत्ता सब निर्धारित करता है। और यहां पर जो है उस न्यायालय के न्यायाधीश को जो बन रहा है उसकी अधिकारिता, शक्तियां, विशेषाधिकार वही होगा, लेकिन उसको सामान्य न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 128 होगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और बताता हूं। एक तो लिस्ट बनाने के लिए बोला हूं कि कौन कौन मुख्य न्यायाधीश रहा, क्या क्या चीज है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई न्यायाधीश रहा है तो सेवानिवृत्ति के बाद जो है किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है और सेवानिवृत्त हो गया तो जहां जहां हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा है उसको छोड़कर बाकी हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है। और फिर जैसे आप लोग पढ़ते हैं उस दिन बताया भी था अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 121 के तहत जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के संदर्भ में संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। अभी अनुच्छेद चर्चा में रहा इसलिए बोल रहा हूं। अनुच्छेद 121 और राज्य में जो है 211, राज्य में 211 के तहत जो है जानते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में जो है विधानसभा के भीतर चर्चा नहीं हो सकता है, ये भी बात लिखा गया है। देखिए अनुच्छेद 137 है, 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय और आदेश को भी बदल सकता है, ये भी न्यायिक पुनरावलोकन है, इसके बाद वाली क्लास में समझा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णय में परिवर्तन कर सकता है, अनुच्छेद 137 के तहत उसको अधिकार दिया गया है। ये सब जितना छोटा मोटा बात है ये आपको जानना चाहिए। अब थोड़ा सा हम जो है चर्चा करेंगे ज्यूरिसडिक्शन पर कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ज्यूरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, तो पहला क्षेत्राधिकार है मौलिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मौलिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब मौलिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब अनुच्छेद 131। अब जैसा समझिएगा इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन।
ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं उसको मौलिक और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है या अधिकारिता कहा जाता है। इसमें दो तरह के मामले हैं। एक तो जो है एकल क्षेत्राधिकार का मामला है, एकल क्षेत्राधिकार, और दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार, एकल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ऐसे मामले जिस पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है, अन्य किसी न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का मसला, केंद्र राज्य के मध्य विवाद, राज्य राज्य के मध्य विवाद, इसको हम लोग बोलेंगे एकल क्षेत्राधिकार। और समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ऐसे मामले जिस पर सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए पीआईएल है, अरे सुप्रीम कोर्ट जाइए चाहे हाई कोर्ट जाइए। जैसे फंडामेंटल राइट के संदर्भ में रिट जारी करवाने के लिए संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कर सकता है। इस तरह के जितने मसले हैं ये सब समवर्ती क्षेत्राधिकार में है। मन करे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, मन करे तो सीधे हाई कोर्ट में चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर समझिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद है वह ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। उसके लिए अलग से जो है अनुच्छेद 262 लिखा गया है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, बल्कि उसके लिए अलग से अनुच्छेद 262 जो है लिखा गया है। और 262 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और 262 के बाद कौन सा अनुच्छेद है? 263। क्या दिया है? अंतर्राज्यीय परिषद ऐसे याद किया जाता है कि थोड़ा ऊपर नीचे करके भी देख लिया जाता है। ये सब तरीका है रटने का। अब जैसे चलिए आगे चला जाए। अब इसके बाद ये तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। और जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में उसमें 4 तरह के मामले हैं। पहला मामला है संवैधानिक मामला, संवैधानिक मामला। दूसरा है सिविल मामला, और तीसरा है फौजदारी मामला, फौजदारी मामला। और चौथा है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन उसको एसएलपी कहा जाता है, स्पेशल लीव पिटीशन। अब समझिए, संवैधानिक जो मामला है अनुच्छेद 132 में लिखा गया है। अब है क्या चीज? इसका मतलब है कि हाई कोर्ट में चल रहे संविधान, देखिए अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? अपील करना, कि हाई कोर्ट में कोई मुकदमा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ सकते हैं। इसको अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। तो संवैधानिक मसले का मतलब यहां पर यह है कि हाई कोर्ट में चल रहे संवैधानिक मामलों की अंतिम सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसके लिए हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 134(a) के तहत एक प्रमाण पत्र बनाता है। अब प्रमाण पत्र बनाकर देगा कि भाई ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के लायक है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर लेगा। और सुप्रीम कोर्ट सीधे भी सुनवाई कर सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी, मंगाकर भी कर सकता है। सिविल मामला, सिविल मामला का अनुच्छेद 133 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सिविल मामलों की अंतिम सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग क्या ऊपर का न्यायालय है ना, सबसे एपेक्स कोर्ट है ना। तो मूल संविधान में लिखा गया था कि 20,000 से अधिक का मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि 30वां संविधान संशोधन किया गया हमारे यहाँ 1972 में, और 30वां संविधान संशोधन करके लिख दिया गया, इस शर्त को हटा दिया गया 20,000 रुपए को। और वर्तमान में कोई भी महत्वपूर्ण मसला है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है, या सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। अब फौजदारी मसला का मतलब हुआ 134। 134 का मतलब क्या हुआ कि फौजदारी मसलों की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसमें कुछ शर्तें बनाई गई हैं कि यदि हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के दोष मुक्ति के आदेश को बदलकर मृत्युदंड दे दिया हो, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के, मान लीजिए लोअर कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया, हाई कोर्ट उसको बुलाकर मृत्युदंड दे दिया, तब सीधे सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा। और हाई कोर्ट प्रमाणित करे कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के लायक है। अब मान लीजिए लोअर कोर्ट में कोई मसला चल रहा है, सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट है ना हाई कोर्ट, तो लोअर कोर्ट के मसले को अपने पास मंगा लेता है। आगे पढ़ाऊंगा। तो लोअर कोर्ट से किसी मसले को हाई कोर्ट ने मंगा लिया, उसको मृत्युदंड दे दिया,
तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर सुनवाई अवश्य करेगा। इस तरह से कुछ शर्तें बनाई गई हैं। तो फौजदारी मसले में भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी सुनवाई कर सकता है। और एसएलपी का क्या मतलब है? स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति याचिका का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके तहत विशेष इजाजत से कोई मसला जो है, जो हाई कोर्ट में या विभिन्न ट्रिब्यूनलों में चल रहा है, उसे सुप्रीम कोर्ट में जो है रखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट यदि याचिका स्वीकार कर लेता है तो सब मसले को मंगाकर सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय दे सकता है। दोबारा बोलता हूं, विशेष इजाजत से कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। यदि विभिन्न हाई कोर्टों में या ट्रिब्यूनल में एक से अधिक एक ही तरह का मसला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट यदि स्वीकार कर लेता है कि हम सुनवाई करेंगे, तो सभी मसले को मंगाकर सुनवाई कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सैन्य मामलों में एसएलपी दायर नहीं किया जा सकता है। सैन्य मामलों में एसएलपी दायर नहीं किया जा सकता है। अब एक देखिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहां ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत और हाई कोर्ट को जो है 215 के तहत अभिलेख न्यायालय माना जाता है। लोअर कोर्ट को अभिलेख न्यायालय में नहीं रखा गया है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही अभिलेख न्यायालय के रूप में रखा गया है। और अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? तो ऐसे न्यायालय जिसका निर्णय और कार्रवाइयां लिखित होती हैं, प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय में एविडेंस या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं, उसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और दूसरा बात होता है कि न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। और तीसरा बात होता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो घोषित विधि है, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। इसका 3 मतलब निकला जो अभी बोला हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण इसका अर्थ क्या होगा? तो एविडेंस वाला, साक्ष्यात्मक मूल्य का। मान लीजिए सब आंसर लिख दिया, एक ही टिक लगाना है, तो साक्ष्यात्मक मूल्य का आंसर टिक लगाइएगा। क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस बात की चर्चा किया। संविधान का किताब केवल एक जो लेकर पढ़ लेते हैं हम लोग, डीडी बसु, सुभाष कश्यप सरकार, लक्ष्मीकांत जी का, सब लोग का किताब लेके पढ़ के सोचते हैं कि विद्वान बन गए, उससे काम नहीं चलता है। संविधान सभा का 8 वॉल्यूम भी आता है, इतना मोटा मोटा, उसको भी पढ़ेंगे तब आपको बात समझ में आएगा कि ये बात क्यों लिखा गया। लेकिन खरीद मत लीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे जी? सब खरीद के आप ही पढ़ लेंगे। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। अब जैसा समझिए, अभिलेख न्यायालय क्लियर हुआ। अभिलेख न्यायालय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुआ? साक्ष्यात्मक मूल्य वाला। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सब सही लिख देता है। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाया हूं इसी का प्रश्न जो है मैं बनाऊंगा 15, और अगले फिर वीडियो में। हम लोग का वीडियो कब कब आता है? अब तो रट लिए होंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन वीडियो आता है। अब वीडियो के आधे घंटे पहले जो है 6:30 बजे जो है टेलीग्राम पर पेपर आता है। सभी लोग यूनियन आइए से जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या क्या बोलते हैं, नहीं यूट्यूब पर बोलते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा और क्या करिएगा, लाइक करिएगा। कुछ बटन उटन भी दबाएंगे, घंटी उंटी का दबा लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।